एक सरकारी टीचर के बच्चे काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे, तो इसी वजह से वह अपने बच्चे को ट्रेन से दिल्ली लाता है चिड़ियाघर दिखाने के लिए। और जैसे ही वो लोग स्टेशन पर उतरते हैं तो बच्चों को देखकर वह सरकारी टीचर बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वो लोग चिड़ियाघर देखने वाले हैं। तभी अचानक से जो सरकारी टीचर होता है उसकी नज़र वहां पर भीख मांग रही एक महिला पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगती है। अब इसके बाद जैसे वो उस महिला से जाकर बात करता है और पता करता है कि सच में ही ये वही महिला है या नहीं, तो अचानक से वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से यहाँ पर भीख मांग रही थी और सरकारी टीचर से उसका क्या कनेक्शन था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे हुए एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है मनीष। मनीष, जिसकी उम्र तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद उसने सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लिया है और सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के बाद वह एक सरकारी टीचर बन चुका है। अब जैसे ही बेटा सरकारी टीचर बनता है तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और इधर उधर उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। तो पास ही के गाँव में उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है संगीता। संगीता ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सा चंचल था और वह ज़्यादा ही हंसमुख थी। इसके बाद माता पिता उसे अपने बेटे के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और दोनों परिवार मिलकर बच्चों की शादी तय करा देते हैं। शादी लगभग 1 महीने बाद थी, तो 1 महीने तक लगातार जो मनीष होता है वह संगीता से बात करता रहता है और इधर जो संगीता होती है वह भी उससे बात करती रहती है। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आ जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन जो मनीष होता है वह शादी के लिए सेहरा बांधकर सीधा संगीता के घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब पूरे रीति रिवाज हो जाते हैं तो उसके बाद संगीता उसके साथ आने से मना कर देती है और तरह तरह की कमियां मनीष के अंदर निकालने लगती है। अब यह बात देखकर लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही परेशान हो जाते हैं और लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटी तुम इसके साथ क्यों नहीं जाना चाहती। तो वो कह देती है कि मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इस लड़के के अंदर ढेर सारी कमियां हैं और इससे मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। माता पिता उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर जो संगीता होती है उसने उन्हें साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगी और पुलिस आकर आप लोगों को अच्छा से सबक सिखा देगी। जब माता पिता ये बात सुनते हैं तो इस बात को सुनने के बाद गुस्सा तो उन्हें बहुत आता है, लेकिन बेटी ने पुलिस की धमकी दे दी थी तो इसी वजह से वह भी उसे कुछ नहीं कह पाते हैं। लड़के वाले भी काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की किसी की भी एक नहीं मानती है और इसके बाद मजबूरन जो मनीष होता है अपनी बारात को लेकर वापस चला जाता है। हालांकि उससे शादी हो गई थी, लेकिन पंचायती रूप से फैसला कर दिया गया था कि लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और तुम अपनी बारात को वापस ले जाओ। यह बात चारों तरफ मनीष को काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर देती है कि लड़के के अंदर कोई ना कोई कमी होगी, तो इसी वजह से लड़की ने आने से मना कर दिया है। लेकिन मनीष के अंदर कोई भी कमी नहीं थी, वह अच्छा खासा कमाया करता था और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था। सब कुछ देखभाल कर हुआ था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लड़की ने मना कर दिया था। इसके बाद काफ़ी दिनों तक परिवार के अंदर मातम का सा माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता है और वो लोग इस चीज़ को बुरे सपने की तरह भूल गए थे। मनीष के फ़ोन में अब भी संगीता का फ़ोन नंबर ऐड था और वह कई बार संगीता से मिल चुका था, तो उसे उसके अंदर कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि संगीता अच्छी तरह से उससे बात किया करती और शादी के बाद के ढेर सारे सपने उन दोनों ने सजाए थे। लेकिन फिर भी मनीष को यह बात काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संगीता ने शादी होने के बाद मेरे साथ आने से मना कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनका ये बुरा सपना वह लोग भूलने लगे थे। और इसके बाद जो मनीष के माता पिता हैं वह उसके लिए एक और लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम होता है सीमा, और सीमा से मनीष की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो मनीष होता है उसको 2 बच्चे हो जाते हैं और हंसी खुशी वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे उसके बच्चे 7 और 8 साल के होते हैं, उसी दौरान उन्हें स्कूल के अंदर चिड़ियाघर के बारे में पता चलता है और वह अपने पिता से चिड़ियाघर देखने के लिए कहने लगते हैं। अब मनीष काफी दिनों से उनको टालता आ रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी सीमा उससे कहने लगती है कि जब बच्चे जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी दिन टाइम निकाल लो और बच्चों को चिड़ियाघर दिखा देना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, ट्रेन से दिल्ली चले जाएंगे और उसके बाद आपको तो पता ही होगा कि चिड़ियाघर कहाँ है, तो वहाँ पर जाकर बच्चों को चिड़ियाघर दिखा देंगे। मनीष अपनी पत्नी की बात को सुनकर इस बारे में सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद एक दिन तय कर लेता है कि उस दिन वो लोग सभी एक साथ मिलकर चिड़ियाघर देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि शादी के
बाद से मनीष ने अपनी पत्नी सीमा को कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं ले गया था, क्योंकि सीमा काफी ज्यादा संस्कारी थी और वह उसके सास ससुर की सेवा किया करती थी। तो इसी वजह से कभी उसने कहा भी नहीं था। लेकिन जब बच्चों की जिद है तो वह सोच रहा है कि क्यों ना अपनी पत्नी को भी ले जाऊं, क्योंकि अब तक उसके माता पिता का तो देहांत हो चुका था। मनीष की शादी को फिलहाल 10 साल बीत चुके हैं और वह अच्छे से अपने बच्चों के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहा है। जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि पिताजी चिड़ियाघर दिखाने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद वो बड़े ही खुश होते हैं और अपने पिता को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मनीष भी इस बात को देखकर खुश होता है और धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जिस दिन ये सभी लोग चिड़ियाघर देखने के लिए जा रहे थे। उसके बाद मनीष, उसकी पत्नी सीमा और उसके दोनों बच्चे उसके साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाने लगते हैं। तो मनीष अपने शहर के रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ता है, जिस ट्रेन से वो दिल्ली तक जाने वाले थे और दिल्ली जाकर वहां से वह ऑटो या बस पकड़कर चिड़ियाघर पर जाने वाले थे। बच्चे बड़े खुश थे और ट्रेन के अंदर उन्होंने अलग ही तरह का माहौल बना रखा था। वह अपने पापा के चारों तरफ घूम रहे थे और इस बात को देखकर मनीष भी बड़ा ही खुश होता है। साथ में जो उसकी पत्नी सीमा होती है, वह भी इस बात से खुश है कि उसका पति बिना कहे उसे भी घुमाने के लिए कहीं ले जा रहा है, भले ही उसने उससे ना कहा हो। तो इस बात को देखकर वह अंदर अंदर काफी ज्यादा प्रसन्न थी और बच्चों को देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी, यानी कि खुशियों का माहौल था। और धीरे धीरे वह ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर उन सभी को उतरना था और उससे आगे उन्हें बस की यात्रा करनी थी। इसके बाद मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस स्टेशन पर उतरता है और उतरने के बाद बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं वो लोग, और बच्चे बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे यहाँ की चकाचौंध भरी लाइफ को देखकर, क्योंकि सभी लोग अपनी भागादौड़ में लगे हुए थे, लेकिन ये लोग अलग से खुशियां मना रहे थे। धीरे धीरे वो लोग चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सीढ़ियों के पास मनीष को एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। इसके बाद जैसे ही मनीष उस महिला को देखता है, तो देखने के बाद उसके दिमाग में ढेर सारी यादें घूमने लगती हैं, लेकिन अभी तक वह कंफर्म नहीं था कि यह महिला कौन है। बस उसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। वह अपने बच्चों के साथ उन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे थोड़ी ऊपर पहुंचता है तो अचानक से उसे ज्ञात हो जाता है कि इसका महिला उसे किसकी तरह लग रहा है, और उस महिला के साथ इसके ढेर सारे सवालों के जवाब थे जिनको वो जानना चाहता था। तो इसी वजह से मनीष अपनी पत्नी को अपने बच्चों को सौंपकर कहता है कि मैं अभी आता हूं, मुझे इस भिखारन से कुछ काम है। पत्नी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो 2 मिनट का कहकर वहां से उतर जाता है और उस भिखारन के सामने जाकर बैठ जाता है। जैसे वो नजदीक से और गौर से उसे देखता है, तो वह एकदम से उसे पहचान लेता है। सामने जो महिला भीख मांग रही थी वह और कोई नहीं, वही संगीता थी, जिसने शादी के सभी काम होने के बाद अपने पति से मना कर दिया था कि वह उसके साथ नहीं जाएगी। इस बात को देखकर मनीष को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि संगीता इस हालत में कैसे हो गई, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये यहाँ पर बैठकर भीख मांग रही है। उसके बाद मनीष उसे देखता है और देखने के बाद संगीता भी कुछ ना कुछ उसे पहचान रही थी। हालांकि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी संगीता उसे पहचान लेती है। और जैसे ही मनीष उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम संगीता है, तो एकदम से वो हामी भरती है और कहती है कि हाँ मनीष, मेरा ही नाम संगीता है। अब जैसे ही मनीष को पता चलता है कि संगीता है और वह उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है, तो संगीता फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मनीष, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था, ये आज जो कुछ मैं भुगत रही हूं, वो सब उसी की सजा है। अब मनीष इस बात को सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, और जैसे ही उसकी पत्नी को संगीता का नाम सुनाई देता है, तो वह भी समझ गई थी कि यह कौन सी संगीता है और उसके पति के दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होंगी। तो वह भी धैर्य बनाकर वहीं पर खड़ी रहती है और मनीष जो है वह संगीता से पूछने लगता है कि संगीता, पहले तो चुप हो जाओ और मुझे यह बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, और उस दिन तुमने मुझे क्यों ठुकराया था, मेरे साथ आने से मना क्यों किया था। क्योंकि इन सवालों से मैं लगभग 4 से 5 साल तक परेशान रहा हूं, और अब भी कभी जब मुझे तुम्हारी याद आया करती है तो ये बातें मेरे दिमाग को खराब कर दिया करती हैं। हालांकि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी हैं, वो खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन सवालों के जवाब जानने हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जिस वजह से तुमने मुझसे वहां पर मना कर दिया था। इसके बाद संगीता, जो अभी तक रो ही रही थी, वह अपने आंखों के आंसू को पहुंचती है और धीरे धीरे अपने आप को सहज करती है। सहज करने के बाद वह मनीष को बताने लगती है एक एक करके। वह बताती है कि मनीष, जब मेरी और तुम्हारी सगाई हो गई थी और उसके बाद हम तुम एक दूसरे से बातें किया करते थे, तो उसी दौरान मैं तुम्हारे साथ साथ अपने एक प्रेमी से भी बात किया करती थी, जो कि हमारे गांव से दूसरे गांव का रहने वाला था, लेकिन अक्सर वह दिल्ली आता जाता रहा करता था और दिल्ली के अंदर ही काम किया करता था। उसने मुझे ढेर सारे सपने दिखा रखे थे और मैं उससे बेइंतहा प्यार किया करती थी। जब मेरी और तुम्हारी सगाई हो गई थी, तो उसके बाद मैंने उससे बताया कि इस तरह से मेरी सगाई हो गई है
और मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन तभी उसने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, और इसी कारण से वह बार बार मेरे घर पर तुम्हारी चुगली भेजा करता था। यानी कि कोई तो मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में आकर बताया करता था कि एक नंबर का नशेबाज है और इसकी फर्जी डिग्री से नौकरी लगा हुआ है, किसी भी दिन हट सकता है। तरह तरह की बातें उसका जो प्रेमी होता है संगीता का, वह मनीष के खिलाफ उसके घर वालों को कहलवाया करता था। लेकिन संगीता के घर वालों को पता था कि लड़का बिल्कुल अच्छा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो इसी वजह से वह उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनते हैं। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है और जैसे ही शादी के समय संगीता अपने प्रेमी से कहती है कि शादी होने वाली है और मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो तो ठीक है, वरना मैं कुछ करती हूं। अब जैसे ही शादी का टाइम नजदीक आ जाता है और शादी वाला दिन आ गया था, तो उसके बाद जब इसके सारे काम हो गए थे और संगीता विदा होने वाली थी, उसी दौरान उसके प्रेमी का फोन आता है और वो कहता है कि अब तुम्हें जो कुछ भी करना है वो कर लो, क्योंकि मेरे हाथ से ये पूरी की पूरी बाजी निकल गई है। दरअसल जब मनीष और संगीता की शादी हो रही थी, तो उसी दौरान उसने कई विश्वसनीय आदमी वहां पर भेजे थे जो उसकी चुगली लगा रहे थे और उसके माता पिता से कह रहे थे कि आप लोग इस लड़के से अपनी बेटी की शादी मत करो, इससे शादी करने की वजह से आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसके बाद उसका प्रेमी संगीता से मना कर देता है। जैसे सब कुछ हो गया था, मांग भी भरी जा चुकी थी, मंगलसूत्र भी डल गया था, लेकिन अब लड़की की विदाई थी और विदाई से पहले संगीता साफ साफ मना कर देती है उसके साथ जाने से और कहती है कि मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। घर वाले सभी लोग उसे समझा समझा कर थक जाते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं मानती और मनीष को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसके बाद जब सभी लोग वहां से चले गए थे और संगीता के माता पिता की बेइज्जती हो गई थी, तो उसके बाद वो अपनी बेटी को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि चली जा हमारे घर से, हमें तुम्हें अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना। माता पिता ने तो ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन जो संगीता होती है वह इस बात के लिए एकदम से खुश हो जाती है और फौरन से अपना सामान पैक करके उनके घर को छोड़कर चली जाती है। माँ उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन पिता जो एक बार कह चुका था उसके बाद वो उसे नहीं रोक पाता है। संगीता अपने पिता के घर से तो निकल गई थी, लेकिन वहां पर उसका प्रेमी तैयार होता है और वह अपने प्रेमी के साथ वहां से चली जाती है। प्रेमी उसे लेकर दिल्ली में रहने लगता है और उन दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। यहां से उसका फैसला हो गया था और वह प्रेमी के साथ अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसे अपने प्रेमी के बारे में पता चलता है कि यह शराब भी पिया करता है, जुआ भी खेला करता है और बहुत ही गलत व्यक्ति है, तो उसके बाद जब अपने प्रेमी से लड़ाई करती है तो प्रेमी उस पर उल्टा हाथ उठा देता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन तुम इस तरह से मेरी बातों में टांग मत अड़ाओ, मैं जो चाहता हूं वो कर रहूंगा और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। इसके बाद जो संगीता होती है वह अपने किए गए फैसले पर काफी ज्यादा पछताती है और उसके बाद उसी घर में बनी रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन जो संगीता का प्रेमी होता है वह एक जुआ खेलता है और जुए के दौरान वह अपने उस घर तक को हार गया था जो घर उसने दिल्ली में ले रखा था अपने रहने के लिए, और जितना भी पैसा उसने कमाया था सारे पैसों को वो हार चुका था। इसके बाद उसका प्रेमी ढेर सारी शराब पीता है और शराब पीने के कारण जब वह रोड से घर की तरफ आ रहा था तो उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। अब संगीता दिल्ली के अंदर अकेली रह गई थी, वह अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकती थी और यहाँ पर जो उसका प्रेमी होता है मोहित, उसके माता पिता को भी संगीता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मोहित ने अपने माता पिता के बारे में संगीता को कुछ भी नहीं बताया है और संगीता पूरी तरह से अकेली और निसहाय रह गई थी। इसके बाद संगीता इधर उधर काम ढूंढती है, लेकिन जहां पर भी वह काम करने के लिए जाया करती वहां पर लोग उसका शोषण करने के बारे में सोचते हैं और संगीता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसके बाद वह घरों में काम करने का सोचती है, लेकिन घरों के अंदर भी जहां पर वह काम करने के लिए जाया करती तो एक दो घर ऐसे हो जाते हैं जिन घरों के मर्द संगीता पर गलत निगाह रखने लगते हैं, क्योंकि संगीता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद संगीता पूरी तरह से असहाय हो जाती है और वहां पर अकेली रह गई थी। मजबूरन संगीता को भीख मांगनी पड़ती है और इसी वजह से वह भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही है। जब सभी सवालों के जवाब यहां पर मनीष को मिल गए थे तो उसके मन को अलग से तसल्ली मिल गई थी और पूरी बात उसकी पत्नी ने भी सुन ली थी। इसके बाद मनीष वहां से उठकर चलने लगता है, लेकिन संगीता उससे कहने लगती है कि मेरी मदद करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिलहाल तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो जो मेरी जिंदगी आसान हो जाए। ऐसा कहकर वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन मनीष उससे अपने पैर छुड़ाकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने लगता है। उसकी पत्नी तो उसकी सहायता करने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि देखो ये ऊपर वाले का दिया हुआ दंड है और अगर इस दंड में हम बाधक बनेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो उसने इसके लिए लिख रखा है उसको पूरा हो लेने दो और ये इसको खुद ही भुगतेगी। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाता है और चिड़ियाघर घुमाकर वापस से अपने घर आ जाता है। माता पिता
के सामने खड़ा होता है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और मानो वह अपने माता पिता से ढेर सारी शिकायतें कर रहा हो कि माता पिता मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं थी, कमी तो उस लड़की के अंदर थी। दरअसल जब उस लड़की ने आने से मना कर दिया था तो माता पिता अपने बेटे को खरी खोटी सुनाते हैं, जिनके चलते मनीष के दिमाग में अब तक भी वो बातें घूम रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपनी जिंदगी में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।